नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री हमारे एमपीपीएससी और व्यापम के सब इंजीनियर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सिर्फ इसे जनरल स्टडी करनी है और इस स्टडी में हमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं उनको अपने पास नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि इस पूरी कहानी और इस पूरे इतिहास को सुनते साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ वहाँ पॉइंट हम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पूरे सेक्शन से सब इंजीनियर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास की बात करें तो एक छोटा सा परिचय है जिसमें हम हमारे भारत को देखते हैं। यानी कि भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप है जिसे भारतवर्ष के नाम से जानते हैं और जिसे महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष यानी कि भरत का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत को की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो इतनी बात यदि आपने समझी हो तो देखिए, भारत की जो स्थिति है हमारे ग्लोब में तो वो कर्क रेखा पर कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर ये उत्तर में हिमालय से लेकर मतलब भारत के ऊपरी हिस्से जो कि उत्तर दिशा है उसमें हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। जहाँ पर आप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर जो है इस हिस्से को देखेंगे, ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ये क्या है प्रसिद्ध है, जिसको जानते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्रों को ही हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का मतलब जो बीत गया वही इतिहास है। यानी कि जो भी घटनाएं, कालखंड, जो भी चीज़ें, घटनाएं, स्थिति, जानकारियां सब जो हमारे आज के समय से बीत चुका है और उन सभी को किसी न किसी प्रकार से हमारे पास जानकारी में आता है, वही हमारे लिए एक इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास समझने और सुविधाओं के लिए इतिहासकारों ने इसको क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। भाई इतिहास को जानने के लिए भी इसको किस तरीके से जाने, उसे 3 भागों में बांटा। कैसा कि भाई प्रागैतिहासिक काल हुआ करता था, आद ऐतिहासिक काल हुआ करता था और ऐतिहासिक काल हुआ करता था। ये प्राचीन इतिहास को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा। तो प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर करता है। अब ये पुरातात्विक साधन क्या होंगे भाई, है ना। प्रागैतिहासिक काल को पुरातात्विक साधनों पर निर्भर करना, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कि इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। मतलब पुरातात्विक क्या कहलाएगा कि भाई कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है कि हमको कहीं लिखने पढ़ने मिल जाए कि भाई इस समय ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। कहीं कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। मानव का जीवन यहाँ पर बहुत ही असभ्य और बर्बर था, है ना। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांट दिया गया। कैसे बांटा, भाई पुरातात्विक साधनों पर निर्भर था तो ये पुरापाषाण काल होगा, मध्य पाषाण काल होगा, नवपाषाण काल होगा। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया, है ना। ये पूरा भारतीय इतिहास है जिसको हम अध्ययन करते हैं 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति को समझने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास भारत जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास जानने के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण स्रोत थे। कौन कौन से थे कि भाई पुरातात्विक स्रोत होंगे, साहित्यिक स्रोत होंगे और विदेशी यात्रियों के विवरण होंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या थे, ये वो जगह समय था जब प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रमाणित थी। मतलब अभिलेख मिले, सिक्के मिले, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, स्मृतियाँ, चित्रकला आदि जो आते हैं वो सारे के सारे प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियों के रूप में समझे जाते हैं, सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो थे वो क्या थे, अभिलेख थे। मतलब हम ये बात करें कि भाई देखो यहाँ पे अभिलेख मिले, है ना, लेख मिले, पाषाण शिलाएं, ये सब चीज़ें जो थी वो सारी प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए भारत में
भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो क्या है, अशोक के 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं ना। मतलब सबसे प्राचीन अभिलेख जो मिले वो अशोक के समय के हैं, जो कितने, लगभग 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। मस्की, गुज्जरा, निट्टूर और उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, और इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और उसके राजस्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख किसमें हैं, ब्राह्मी लिपि में। तो भाई अब यहाँ से शुरू करो, पहली लाइन डालना कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस भाषा में मिले हैं, तो वो मिले हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना, जनरली क्वेश्चन 1 नंबर में पूछेगा कि इनमें से किस अभिलेख मतलब इनमें से जो है किस लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, केवल उत्तर पश्चिमी भारत, अब उत्तर पश्चिमी भारत ये हो गया उत्तर, है ना, ये हो गया पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। तो इस हिस्से के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि पे हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो अगली बात ये आती है कि खरोष्ठी लिपि जो है वो लिखने में किस तरीके से लिखी जाती है, तो वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि इस तरीके से इस तरफ चलेंगे। हम जनरली बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर आगे बढ़ती है, तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल के पूर्व के जो हैं वो प्राकृत भाषा में है। तो प्रारंभिक अभिलेखों की अगर बात करें तो वो किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। तो गुप्तोत्तर और गुप्त काल के जो अभिलेख हैं वो किस में है, संस्कृत में। प्रारंभिक अभिलेख किस में है, प्राकृत भाषा में। तो यहाँ पे हमें 3 बातें मिल गई। पहली बात कि गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल के अभिलेख हमें मिले संस्कृत में भाई, है ना। तो ये आप लिख लो कि संस्कृत भाषा में जो अभिलेख मिले हैं वो किस काल के हैं, गुप्त और गुप्तोत्तर काल के, एक बात। फिर दूसरा कि प्रारंभिक अभिलेख में जो हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। प्रारंभिक अभिलेख जो है वो किस में है, प्राकृत भाषा में। तो ये प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो ये 2 बातें यदि आपने समझ ली, आगे बढ़ते हैं। ईरानी सम्राट से प्रभावित होकर अशोक ने अपने राज्य में अभिलेख जारी करवाया था। तो भाई ये उसको कहाँ से समझ में आया, तो अशोक को भी ये बात की जानकारी कि वो ईरानी सम्राट से प्रभावित होकर उसने ये सब काम शुरू करवाया था कि भाई लेख अभिलेख लिखवाए जाते होंगे, उसने ये देखा तो उसने भी कराया। सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सबसे पहले किसने पढ़े, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। वो कब पढ़े, 1837 में। अब स्मरणीय कुछ प्रमुख अभिलेखों को देखते हैं। तो देखिए, अभिलेख उसके शासक और उसके विषय को पढ़ते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल शासक थे और इसका विषय था खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाथी गुफा अभिलेख में किस विषय का वर्णन मिलता है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। यह क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध जो है किसके शासनकाल का है, तो कलिंग राजा खारवेल उस समय के शासक थे और इसका जो अभिलेख है वो हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें इसकी जानकारी मिलती है। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बात। दूसरा, जूनागढ़ अभिलेख जिसे गिरनार अभिलेख कहते हैं, ये राजा उस समय जो थे शासक थे वो रुद्रदामन थे और रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व और उसकी कृतित्व का विवरण बताते हैं। जूनागढ़ में रुद्रदमन राजा थे तो उन्हीं की विजयों का विवरण मिलता है। इसके बाद नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं तथा अन्य कार्यों का विवरण मिलता है। और उस समय के जो राज शासक थे तो वो शासक थे गौतमी लवश्री, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासनकाल का है और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है प्रयाग स्तंभ में। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त जुड़ा हुआ है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री
है ना, ये गौतमी बालश्री है एक्चुअली, है ना, लवश्री नहीं है, गौतमी बालश्री है। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल जो इसके शासक थे। मंदसौर अभिलेख, इसमें मालवा नरेश यशोधर्मन का शासनकाल में यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय जो थे उसमें इसके शासक थे, तो हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज, इसमें गुर्जर प्रतिहार और शासकों के विस्तृत जानकारी मिलती है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, जिसे इस शासक रहे हैं वो स्कंदगुप्त रहे हैं, और स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किसमें मिलता है? भीतरी अभिलेख में मिलता है। भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ये क्या है? स्कंदगुप्त से शासक थे उस समय। देवपाड़ा अभिलेख, ये बंगाल शासक विजयसेन जो है वो शासक थे, और इन समय विजयसेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो ये सारे लेख अभिलेख आपको बहुत ज़रूरी हैं जानने, क्योंकि इन्हीं से ही जानकारी मिलती है हमारे प्राथमिक सेक्शन की, माने कि हम जो कह रहे थे कि पुरातात्विक स्रोत जो है मतलब प्राचीन इतिहास को समझने में पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिले? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला। तो हमने पहले क्या देखा? अभिलेख। इन अभिलेखों में कहाँ कहाँ से जानकारी मिली? हाथी गुफा, जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभ, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, भितरी अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, यहाँ तक अभिलेखों में हमें जानकारियाँ मिली कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। ये हमारे पुरातात्विक इतिहास के अकॉर्डिंग। अब पुरातात्विक इतिहास में आगे बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे हम सिक्कों को। सिक्कों के अध्ययन को हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र, ठीक है। इसमें क्या है कि सिक्के जो है तांबे, चांदी, सोना, सीसा धातु के बनते थे। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते थे, किंतु बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम चित्रित तथा तिथियां उल्लेखित मिलती हैं। आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, इन्हें भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। तो एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भारत के इनमें से कौन से भारत के प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं? तो इन्हें सबसे प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जो कि ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, और इन्हें ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता था, ठीक है। ये ठप्पा मारकर इन्हें बनाया जाता था। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिली हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषता सीसे, चांदी, तांबा और सोने के हैं। सातवाहन ने सीसे के तथा गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जो हैं जारी किए थे। तो सवाल एक और यहाँ पे उठता है कि सीसे के सिक्के किस राजाओं ने चलाए थे? तो सातवाहनों ने सीसे के सिक्के चलाए थे। मूर्तियाँ, कुषाण कालीन गंधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है, ठीक है। तो इसको समझना, कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है। मूर्तियों के बारे में अगर आप पढ़ें तो कुषाण कालीन गांधार कला है वो उस पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला जो है पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन पर सजीव झांकी मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्मारक और भवन। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली में वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। क्या कहना चाह रहा है कि भाई प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली में से वास्तुकला के विकास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मतलब जो पुराने मंदिर थे, पुरानी स्मारक थी, उनकी वास्तुकला से समझ में आता है कि ये किस शैली के हैं, ये मंदिर कब से कब के हैं। उत्तर भारत के मंदिर, यानी कि जो उत्तर भारत के मंदिर थे वो नागर शैली के थे, दक्षिण के द्रविड़ शैली के थे, दक्षिण पथ पर मंदिर वेसर शैली के थे। तो उत्तर भारत के मंदिरों का जो है वो डिज़ाइन वो नागर शैली का था, दक्षिण भारत का वो द्रविड़ियन शैली कहलाती थी, और दक्षिण पथ के मंदिर वेसर शैली कहलाते थे। तो ये तीनों बातें थोड़ा सा नोट कर लो भाई। क्या क्या बोली कि उत्तर भारत के मंदिरों को नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली, और दक्षिण पथ के मंदिर वेसर शैली में निर्मित थे। दक्षिण पूर्वी एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों और स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रभाव पड़ता है। अब आती है बात चित्रकला की।
तो चित्रकला से हमें उस समय के जीवन और समाज के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों से मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल और कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। अवशेष अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनके धार्मिक अवस्था का ज्ञान होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में व्यापार श्रेणियों का ज्ञान होता है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक और लौकिक साहित्य को समझें तो देखिए, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है। मतलब धार्मिक साहित्य है तो उसमें ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ साहित्य जो गिना जाएगा, उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख है। तो बात समझ में आई। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा होती है। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां ग्रंथ इत्यादि, और ब्राह्मणेतर ग्रंथ जो हैं उनमें बौद्ध और जैन साहित्यों का संबंधित रचनाएं उल्लेखित हैं। इस प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, कल्पना प्रधान तथा गलत साहित्यों का वर्णन किया जाता है ना। तो ये क्या है, इतने साहित्यों की जानकारियों से भी इतिहास का पता चलता है। ब्राह्मण साहित्य मतलब वेद, पुराण, ये सब है। तो ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या थी 4। कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान एकमात्र स्रोत वेद है। मतलब वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान के बारे में अगर एकमात्र जानकारी मिलती है तो वो वेदों से मिलती है। ऋग्वेद, इसकी रचना जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ये एक ऐसा ज्ञान वेद है जो ऋचाओं से बद्ध और ऋग्वेद कहलाता है। मतलब ये इसमें ऋचाएं जो है उससे बना हुआ है। ये कब का समय का है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना को माना जाता है। ऋग का मतलब होता है छंद और चरणों से युक्त मंत्र, और ये एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं से बद्ध है, ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों में अक्सर देवी देवताओं की स्तुति हेतु ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो ये बात जानकारी में रखिए कि ऋग्वेद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनमें से पहला और 10वां मंडल किस वेद में जोड़ा गया है? तो ऋग्वेद में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया? तो सबसे एंड में, अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय एवं दूसरा कौशितिकी अथवा संखायन। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितिकी, जिसको संखायन कहा जा सकता है। इसके बाद आते हैं यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञों को नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखे हैं। सामवेद, साम का अर्थ शाब्दिक अर्थ है गाना। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है जिसमें भारतीय संगीत का मूलधार कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं और सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गात कहलाता है। मतलब जो सामवेद को गाएगा वो उद्गात कहलाएगा। ठीक है, इसमें मंत्रों को गाकर बोला जाता है। अथर्ववेद इसकी रचना सबसे अंत में हुई और 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं, और इसमें आर्य एवं अनार्य विचार धाराओं का समन्वय मिलता है। स्मरणीय तथ्यों को समझिए। संहिता चारों वेदों का सम्मिलित रूप कहलाता है। वेद 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये वेद 4 हैं, थे नहीं, हैं।
वेदयत्री जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के सम्मिलित संग्रह कहलाता है। वेदयत्री। वेदांग कुल 6 हैं, ये गद्य और सूक्त के रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा उच्चारण विधि है। दूसरा कल्प कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद आते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में श्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र और धर्मसूत्र कहलाता है। धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। व्याकरण ग्रंथ हैं पाणिनिकृत अष्टाध्यायी और पतंजलिकृत महाभाष्य टीका जिसको कहा जाता है। महाकाव्य 2 हैं, एक रामायण और एक महाभारत, ये महाकाव्य हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्गों का उल्लेख है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इनकी रचना संहिता की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। यानी कि जो व्यक्ति यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करे, यानी कि इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी रचनाओं संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई, मतलब एक गद्य सिस्टम है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और जो यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन कर रहे वही आदमी ब्राह्मण कहलाता है। जो व्यक्ति यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषेकी राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केके, कुरु, पंचाल, कौसर, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख हैं। प्राचीन इतिहास में के साधन के रूप में वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो इसको एक बार फिर से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। भाई देखो, ब्राह्मण ग्रंथ एक प्रकार का नाम कहलाया जिसमें रचना संहिता एक सरल गद्य भाषा में लिखी हुई है। ब्राह्म का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं ना, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। और प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसीलिए इस स्तर पे क्या लिखा है? ऐत्रेय ब्राह्मण। ये ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें राज्याभिषेक के नियम हैं। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें गांधार, शल्य, केके, कुरु, पंचाल, कौशल इन सभी के उल्लेख हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो ये अपनी एक बात हो गई किसके लिए? ब्राह्मण ग्रंथ के लिए। उसका बाद आता है आरण्य। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। मतलब इसको समझो, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग आरण्य कहलाता है। अब कोई पूछे तो बता देना कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग जो है वो आरण्य है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। उपनिषद आरण्य के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। यानी कि आरण्य जो कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें रहस्यात्मक और दार्शनिक विषयों का वर्णन है, उसके पूरक इसको उपनिषद के भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत के रूप में लिया गया। उपनिषद जिसको कहा गया कि आरण्य के पूरक और भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण, है ना, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो हैं उनको वेदांत भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद के उद्गत है और उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणाएं मिलती हैं। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य के रामायण और महाकाव्य नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र आता है। वैदिक साहित्य के बाद महाकाव्यों का उल्लेख होता है। फिर महाकाव्य महाभारत महाकाव्य की रचना जो है वो काफ़ी पुरानी है। मतलब महाभारत की रचना वेद व्यास ने की और इससे पहले केवल 8000 इसमें पहले 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में ये बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशज की कथा है। समझे? तो जो जय संहिता है उसमें इसको महाभारत का पहले इसे महाभारत को वेद व्यास ने रचा जिसमें केवल 8800 मतलब 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता रखा गया। बाद में ये श्लोक बढ़ाए जिसमें 24,000 श्लोक हो गए
और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशज की कथा है। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो बाद में इसको क्या कहा गया कि अंत में 1,00,000 श्लोक, इसमें कितने 1,00,000 श्लोक होने के कारण से शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में मुख्यतः 6,000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए। अंततः इसमें 24,000 श्लोक हो गए और इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से शुरू हुई थी। रामायण हमारा आदि काव्य है और इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। रामायण और महाभारत से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का क्या मिलता है, पूरा परिचय मिलता है। अब आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसमें बौद्ध और जैन का साहित्य जानने को मिलता है। तो देखो बौद्ध साहित्य आती है बात, तो बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक मुख्य हैं। सुत्त पिटक उसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कौन सा है, तो इसका नाम है सुत्त पिटक, है ना। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली जो है वो किस भाषा में थे, तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो किस भाषा में था, पाली। किस भाषा में था, पाली भाषा। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को द्वितीय या प्रथम सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में संकलित किया गया। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र, जो कि 4वीं सदी ईसा पूर्व से ज्ञात होता है, इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अब आते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों को विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इसमें राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा स्पष्ट करने से महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में किया जा सकता है। अर्थशास्त्र इसे संभवतः भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है और इसी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिक कौटिल्य ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है, जहां एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र प्राचीन राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री देता है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरितसागर और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं का प्रकाश पड़ता है। किन किन भाषाओं की बात करी, देखो मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाखदत्त ने लिखी। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी और बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र ने लिखी। तो ये किताबें हैं जिनसे जो है मौर्यकाल की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, इसमें शुंग काल के इतिहास का प्रकाश पड़ता है और शूद्रक के मृच्छकटिकम नामक नाटक से तत्कालीन समाज की यथार्थ चित्र जो है वो मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व जो है कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा गया है और ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है। किसमें, राजतरंगिणी में, जो कि किसमें है, अपने संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, यानी मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग, है ना, पूर्वी भाग नहीं, पश्चिमी भाग की बात कर रहा हूँ, है ना, पूर्वी भाग नहीं, पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में महाविद्यालय भवन, कांसे के नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति,
मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी से बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो ये अवशेष थे जिनको मैंने पढ़ा, यानी महाविद्यालय भवन बना मिला, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी मिली थी, पुजारी योगी की मूर्ति मिली थी, मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति मिली, कुंभकारों के 6 भट्टे मिले, सूती कपड़ा मिला, हाथी का कपाल खंड मिला, गले हुए तांबे के ढेर मिले, सीपी की पटरी मिली, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल मिले, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। तो ये सभी हमको कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले थे। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। अब आती है हड़प्पा सभ्यता की बारी। तो हड़प्पा सभ्यता, देखिए हमारा 30 मिनट्स का सेशन कंप्लीट हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता को मैं अगले वीडियो में डालता हूं ताकि पूरा का पूरा जो सभ्यता है वो एक साथ आ जाए। इस पूरे वीडियो में हमने पढ़ लिया प्राचीन इतिहास। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आई हो कि इसमें जो क्वेश्चन है वो जनरली एक बार सुनने से काम हो जाएगा। लेख, अभिलेख, गुफा लेख, ये लेख, वो लेख, जितनी सारी चीज़ें थी, 3 भाषाओं में बात करी हमने पूरे सेक्शन में। इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लेख अभिलेख नहीं मिले, उनको हमने सिर्फ ये देखा कि भाई पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में इतिहास जो प्रागैतिहास है वो पूरा बटा हुआ है। इसके बाद आया हमको पढ़ने को मिला कि भाई प्राचीन इतिहास को पुरातात्विक स्रोत, साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से हम जाने। तो पुरातात्विक स्रोत क्या थे भाई? हमको अभिलेख मिले, सिक्के मिले, स्मारक मिली, भवन मिले, मूर्ति मिली, चित्रकला मिले। अभिलेख में हमने जो पढ़े वो अभी हमने पता है कि हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल जूनागढ़, रुद्रदामन नासिक अभिलेख, गौतमी बालश्री प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोधर्मन, ऐहोल पुलकेशिन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश राजा भोज, और भितरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। तो इसी प्रकार हमको सिक्के की जानकारी मिली, सिक्के के बाद मूर्तियों की जानकारी मिली, चित्रकला से जानकारी मिली, इतिहास में हमने वेद पढ़े, धार्मिक से ब्राह्मण वेद पढ़े, ये महाभाष्य, महाकाव्य, ये सब चीज़ों को समझ के हमने कुछ चीज़ों की जानकारी ली, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है जो हमारे काम आ सकता है। अब आती है बारी हमारे सेकंड सेशन की। जो सेकंड सेशन अपन शुरू करेंगे भाई पूरा का पूरा एक सीधे नाम से, वो नाम रहेगा हमारा हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो आई होप सो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने आगे तक लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।